हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। ओके, सो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 में हमने आधे कर लिए थे, तो अभी हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर, दैट इज़ दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, किस टाइप से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है रेट को, कैसे बढ़ावा देता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, अलग अलग कंडीशन। जैसे आप कंसंट्रेशन ले लो रिएक्टेंट का, फिर प्रेशर ले लो गैस का, टेम्परेचर ले लो, कैटलिस्ट ले लो, तो ये सारे आपके पास कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। चलो, तो सबसे पहला जो है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन रिएक्शन। सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, सॉरी, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पे किस टाइप से रेट डिपेंड करती है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान देना कि रेट जो है केमिकल रिएक्शन का वो किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे, है ना, मे डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम कह सकते हैं कि रेट जो है किसी केमिकल रिएक्शन का एक फिक्स टेम्परेचर पे वो डिपेंड करती है किसी भी कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन पे किसी एक रिएक्टेंट की बात करो या किसी मोर देन रिएक्टेंट की बात करो, किसी एक प्रोडक्ट की बात करो या मोर देन प्रोडक्ट की बात करो, तो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रेट जो है वो डिपेंड करेगी उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, आप एक कॉन्सेंट्रेशन लो या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लो, दैट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे द रिप्रेजेंटेशन जो हम रेट ऑफ रिएक्शन को करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ नोन एज रेट लॉ। एक टर्म आता है, ज़रा ध्यान देना, जिसको हम कहते हैं रेट लॉ। ओके, क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। तो वो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ जो होता है वो है कि सबसे पहले इसमें कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप रिप्रेजेंट करोगे रेट रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में किस में, रिएक्टेंट में, उसी को हम रेट लॉ कहते हैं। ओके, रिएक्टेंट वाले रिप्रेजेंट करोगे तो इट ऑल्सो एज रेट इक्वेशन, और हम जिसको हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। क्लियर। अब देखो रेट एक्सप्रेशन और एंड रेट कांस्टेंट किस टाइप से हम देखते हैं वो ज़रा दिखाऊंगी। रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट की बात करूँ तो ये क्लियरली आपको देख के रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे तो रेट जो होगी वो भी डिक्रीज होगी रिएक्टेंट की। ओके, इस वजह से लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज। तो रेट भी कम होगा और जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होगा। कन्वर्सली रेट जनरली इंक्रीज व्हेन द रिएक्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तभी रेट बढ़ेगा जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन। ओके, वो आपको ध्यान रखना है। कंसीडर, अगर देखो एक जनरल इक्वेशन या जनरल रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में भी पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए, ओके, प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, दैट गिव स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये हम जनरल इक्वेशन या जनरल रिएक्शन जानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ओके, ये जो है स्मॉल ए बी सी डी, दे आर दी स्टाइकोमेट्रिक या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये कोएफिशिएंट्स हैं जो कि आपके पावर में चले जाएंगे, देखना बाद में जब मैं इसको लिखूंगी तब। तो रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो ज़रा आप ध्यान देना मैं किस टाइप से लिखूंगी। तो इस इक्वेशन का जो रेट होगा दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल ए रेज टू पावर एक्स, कैपिटल बी रेज टू पावर वाई। आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, किसी भी रेट आपको लिखना हो कोई भी रिएक्शन के लिए तो आपको क्या करना है, ए मतलब आपका यहाँ पे आपको अपना जो आपका रिएक्टेंट जो होगा, यहाँ पे सिर्फ ये जो है ए और बी वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आएगा, मतलब आपको कैपिटल ए यहाँ पे जो रिएक्टेंट में देके रखा होगा वही यहाँ पे लिखना है, कैपिटल बी जो रिएक्टेंट में देके रखा होगा वही यहाँ पे लिखना है, और उसका जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है तो वो एक्स और वाई एज अ पावर में चला जाएगा। अगर ए लिख रहे हो तो उसके पावर में ए जाएगा, बी लिख रहे हो यहाँ पे तो उसके पावर में बी चला जाएगा। तो ए बी सी डी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं, पावर में चला जाएगा, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की ही बात करते हैं, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट आएगा। ओके,
अब आप देखोगे वेयर एक्सपोनेंट्स x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल, यहाँ पे हम कह सकते हैं x और y जो एक्सपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट a भी है ना। तो हम यहाँ पे अगर मुझे रेट लिखना है किसी भी इक्वेशंस का, तो पहले तो मैं दैट इज़ इक्वल टू क्या करूँगी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे भूल गई, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, ठीक है। रेट जो होता है वो डायरेक्टली रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे यहाँ पे कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, दैट इज़ दी के हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, ओके है ना। तो के फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a रेज टू पावर x और b रेज टू पावर y, इस टाइप में लिख देंगे, ओके। तो ये रेट इक्वेशन हो गया। अब मुझे यहाँ पे माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर x b रेज टू पावर y, इस टाइप में लिख सकती हूँ। अगर मुझे रेट ऐसे बताना है तो ये रिएक्टेंट के लिए माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ये एज इट इज़, ठीक है, इस टाइप में लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होता है 4. ये वाला इक्वेशन आपको 4.4 दे के रखा है, ज़रा ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को, हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ओके, इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन है जहाँ पे के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना, जिसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। के को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज रेट कांस्टेंट, ओके, वो आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, और आप लोग नोट डाउन भी करते रहना, मैं सारी चीज़ें अगर ना लिखूँ तो, ओके। चलो, तो द इक्वेशन जैसे ये 4.4 यहाँ पे आपको दिया है, तो विच रिलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड द रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं जनरली। रेट लॉ जो है, देखो अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है रेट लॉ की। रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रेट लॉ एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि रेट गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का, और आपको ईच टर्म रेज टू द सम पावर। आप देखते हो कि ये जो रिएक्टेंट का आपके पास जो ये है वो इसमें क्या होगा, ये दैट इज़ द रिएक्टेंट और इट इज़ रेज टू सम पावर, इस टाइप में पावर भी गिवन होगा, ठीक है। तो इट इज़ रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम, ये पावर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, जो रिएक्ट कर रहे हैं उसमें, ओके देन। और हम कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे के रखा है 2NO प्लस O2 दैट गिव्स 2NO2, ज़रा ध्यान देना इस एग्जांपल पे, 2NO प्लस O2 दैट गिव्स 2NO2, ऐसा एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। अब इस एग्जांपल की ओर अगर हम देखें तो उसमें क्या आता है कि वी मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्स्टेंट एंड चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट और बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। हम क्या करते हैं, कभी भी हमें रेट रिएक्शन मेजर करना होता है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आइदर बाय एक हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, एक कांस्टेंट रखते हैं, और दूसरा चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं। सेम वे में प्रोडक्ट में भी आएगा, या तो हम कह सकते हैं चेंजिंग द बोथ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, दोनों ही चेंज कर सकते हो। तो एक टेबल आपको देके रखा है जिसमें इनिशियल रेट्स आपको NO2s के गिवन है, ओके, तो वो आपको एक बार देख लेना है। हम कह सकते हैं आफ्टर लुकिंग दिस रिजल्ट्स, अगर हम देखें पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आपको व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, यानी यहाँ पे आपको NO का, यहाँ पे NO कितना आ रहा है, डबल आ रहा है ना, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज़ ऑब्वियस कि कॉन्सेंट्रेशन जो NO का डबल है एंड दैट ऑफ O2 इज केप्ट कांस्टेंट। अगर NO का डबल है यहाँ पे तो O2 को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो इनिशियल रेट इंक्रीज हो जाएगा फैक्टर, दैट इज़ फ्रॉम, यहाँ पे वैल्यू दे के रखिए 0.096 टू 0.384। ज़रा आप लोग देखना इसमें ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, क्लियर, 0.096 पहला और 0.384 तक, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया। सो दस हम कह सकते हैं कि द रेट डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द NO पे ही डिपेंड करता है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ, NO को अगर कांस्टेंट रखूँ तो कंसंट्रेशन O2 डबल हो जाता है, तो रेट ऑल्सो गेट डबल, वो भी रेट डबल हो गया, तो इंडिकेटिंग द रेट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द फर्स्ट पावर, ओके। तो इसको अगर आपको रेट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो इसका आपको रेट लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा K NO रेज टू 2 और O2, क्लियर। ज़रा देखो मैंने इसका रेट कैसे लिखा है, पहले मैंने क्या किया, K तो एज इट इज़ यहाँ पे है तो वो ऐसे ही लिख दिया, ठीक
ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, एनओ है, तो एनओ, बट उसका कोएफिशिएंट क्या था 2, तो वो पावर में चला गया, और O2 यहाँ पे लिख देने का। हमें यहाँ पे ए और बी है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही लिखना है। आप लोगों को इसमें NO2 लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ओके। सिर्फ रिएक्टेंट का आपको लिखना है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका रेट हो गया, यहाँ पे आ रहा है समझ में। इस टाइप से आप कोई भी इक्वेशन का रेट लिख सकते हो। अब उसके बाद आप देखोगे कि डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इस रेट एक्सप्रेशन को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे डिफरेंशियल फॉर्म में, तो आपको जानते हो कि -dr/dt इज इक्वल टू ये एज इट इज के NO⁻² और O2, इस टाइप में डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दोगे। आया समझ में, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे, नाउ हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि जो रिएक्शन है, ये जो रेट इक्वेशन है वो डिराइव किया गया है एक्सपेरिमेंटल डेटा से, ओके। ये सारे जो रेट इक्वेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा से डिराइव किए हुए हैं, ओके, है ना। यस, तो ये सारे जो रेट रिएक्शंस हैं यहाँ पे, रेट इक्वेशन से जो डिराइव है एक्सपेरिमेंटल डेटा से, इसमें आपको कंपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स जो हैं वो कंसंट्रेशन टर्म में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं और जिनका आपको रेट रिएक्शन में गिवन है, ज़रा वो एग्जांपल्स देखते हैं क्या गिवन है। चलो, तो सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा CH Cl3, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ CH Cl3 + Cl2 दैट गिव्स CCl4 + HCl। अगर इसका रेट बोले ना लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, KCHCl3, पहले KCHCl3 लिख दिया, पावर में क्या आएगा 1, क्लियर, आगे तो कुछ है ही नहीं ना, और लेकिन Cl2 भी है यहाँ पे, Cl2 है, लेकिन इसको ऊपर पावर 1/2 दे के रखा है। क्यों दिया है 1/2, क्यों दिया है यहाँ पे, दैट मीन्स कि Cl कितना है 2 है, ओके, Cl कितना है 2 है, इस वजह से अगर इसको आप बैलेंस करोगे तो Cl2 यहाँ पे आपको हाफ देखने को मिलेगा। इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ओके। तो इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे Cl2 हाफ देखने को मिलेगा, तो इस वजह से जो पावर होगा, आगे जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा। सेम आप नेक्स्ट इक्वेशन देखोगे, CH3COO C2H5 + वाटर दैट गिव्स CH3COOH + C2H5OH, क्लियर, इस टाइप में रिएक्शन है। तो अगर इसका मुझे रेट लिखना हो तो मैं जो सेकंड रिएक्शन है उसकी मैं रेट लिख रही हूँ, आप लोग रिएक्शन गो थ्रू कर लेना। तो इसमें आपको रेट देखने को मिलेगा KCH3COO C2H5⁻⁴, क्लियर, उसमें तो पावर 1 होगा, और वाटर का पावर क्या होगा, दैट मीन्स इट इज़ 0, क्लियर, क्योंकि वो ये एक टाइम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वाटर जो है वो वापस नहीं देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स इसका पावर 0 आएगा, क्लियर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंक्लूडिंग लाइन आती है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें कंक्लूडिंग लाइन आपको देखने को मिलती है वो इसमें ये कहता है कि किसी भी ये सारे जो रेट रिएक्शंस हैं वो आपको 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करना है। जो रेट इक्वेशंस जो है वो हमेशा पूछते हैं इस वजह से, क्लियर, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलो, तो इसमें बोला है इन दिस रिएक्शन, इसमें जो एक्सपोनेंट्स होती है, एक्सपोनेंट्स जो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, है ना, आर नॉट द सेम एज देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्डर जो पावर हम लेते हैं वो सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वी कैन से दैट, यहाँ पे लिखा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, वो ज़रा सुनना, रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मैरिली लुकिंग बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब डायरेक्टली आप उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेके आप रेट लॉ को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दैट इज़ थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली अगर देखें तो, लेकिन बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है रेट लॉ, ओके, वो आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी रिएक्शन का इट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट बाय मैरिली लुकिंग फॉर द बैलेंस, डायरेक्ट नहीं, लेकिन इट्स थ्योरेटिकल। सो बट दैट वी कैन से दैट, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ओके, नॉट ओनली डिपेंड ऑन थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे रेट इक्वेशन जो है 4.4 आपको देख रखा है, दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू A⁻x B⁻y, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे x और y आप जानते हो कि आपको सेंसिटिव है, एक जिसको हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B, ये रेट है। तो सम ऑफ द कॉम्पोनेंट, अब देखो अगर आपको ऑर्डर निकालना होता है, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, आपको ये 1-2 मार्क्स में पूछेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ज़रा समझना इसको क्या कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, क्लियर, कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर आपको क्या करना है, सपोज आपके पास ये इस टाइप में गिवन है कि A⁻x B⁻y, ऐसा, ठीक है, ये मैंने कोई भी एक रेट की बात की है।
ठीक है। अब इसमें आप जानते हो कि x और y क्या है, आपका कोएफिशिएंट है ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको ऑर्डर बोले, ये रिएक्शन है, ऑर्डर बोले तो आपको सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। क्लियर, x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर का डेफिनेशन भी गिवन है, ज़रा ध्यान से सुनना। सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का जो पावर होता है, यानी ये रिएक्टेंट ही है ना, ए और बी हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का जो पावर है उसका सम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर आपको एक दो मार्क में पूछेंगे। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो है इट कैन बी 0, 1, 2, 3 और इवन अ फ्रैक्शन। आप समझना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन पे हमेशा डिफरेंस पूछते हैं। इस वजह से ऑर्डर जो है वो क्या है, इट कैन बी 0, आपका 0 ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। तो इट कैन बी 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन अ 0 ऑर्डर रिएक्शन मीन्स that the rate of a reaction is independent of the concentration of the reactant। अगर यहाँ पे 0 ऑर्डर आपका रिएक्शन आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेट, आपका जो रिएक्शन रेट, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन है, या आप कह सकते हैं रिएक्शन का जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ओके, वो डिपेंड नहीं करता। अब देखो एग्जाम्पल में 4.3 इसके बाद ही है, मैं करा रही हूँ, वो ज़रा ध्यान देना। एग्जाम्पल 4.3, ओके उसमें आपको क्या बोला है, समझना ज़रा कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ठीक है, जिसका आपको रेट एक्सप्रेशन गिवन है। देखो पहला जो आपका रेट है वो क्या बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 1/2 बी रेस टू पावर 3/2, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर कैसे निकालोगे मैंने आपको अभी बताया, क्या करना है, हमें पावर को ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट का पावर 1/2, यहाँ पे क्या है 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आएगा ना, है ना, क्योंकि आप जानते हो ये 3 + 1 क्या होता है 4, डिवाइड बाई ये एलसीएम ले लो 2, तो 2 2 4 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये कैसा ऑर्डर है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर, ओके, आया समझ में। तो ये आपका पहला था। अब दूसरा देखो, दूसरे में आपको रेट इक्वेशन क्या गिवन है वो ज़रा समझना। इसमें आपको रेट जो है वो क्या दिया है, दैट इज़ द के ए रेस टू पावर 3/2 और b रेस टू पावर -1 है, यस। तो इस टाइप में आपको गिवन है। आप इसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3/2 प्लस -1, ऐसे ऐड ही करना है पावर, तो 1/2 आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसका कैसा, कितना ऑर्डर होगा, हाफ ऑर्डर होगा। क्लियर, ओके। तो देखो ऑर्डर इट कैन बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी आ सकता है और 0, 1, 2, 3 में भी आ सकता है। तो ये आपको 1 मार्क में आएगा। और पूछते हैं कि ऑर्डर निकालो रिएक्शन का, तो आपको इस टाइप से ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। और ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी जब मैं कराऊंगी तो उसका डिफरेंस भी बताऊंगी, ओके। और जो डिफरेंस हमेशा पूछते हैं वो लोग। तो ये आपका था ऑर्डर। क्लियर। अभी जैसे इसमें है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ज़रा वो देख लेते हैं। अभी देखो कोई भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है। 2 रिएक्शंस की हम जनरली बात करते हैं, ओके, है ना, ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात की गई हो, है ना, या रिएक्शन की बात करी गई हो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ अ रिएक्शन टेक प्लेस, कैसे रिएक्शन हो रही है वो नहीं बताता। सिंस रेयरली अ रिएक्शन गेट कॉम्प्लिकेटेड, रेयरली अ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। आपको पता है कि रेयरली आपने देखा होगा कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ होगा। तो ऐसे रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन ओनली 1 स्टेप दे आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस, ओके। ये 1 मार्क में जनरली पूछते हैं, बाकी नहीं पूछते कि एलिमेंटरी रिएक्शंस क्या होती है, ओके। एलिमेंट्री रिएक्शन बेटा वो होती है जो जनरली एक स्टेप में रिएक्शन कवर करा दे। तो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस, ओके। और व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, अगर देखो जब वो एक स्टेप में ना हो रिएक्शन
और मैकेनिज्म आ जाए, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको मैकेनिज्म्स कहते हैं, गिव अस द प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप की बात करता हो, और कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, आपका मैकेनिज्म भी आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर आपके मैकेनिज्म भी आएंगे, मतलब मोर देन वन स्टेप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक होता है एलिमेंट्री जिसमें सिर्फ एक स्टेप वाले रिएक्शंस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें मैकेनिज्म भी आ गया। तो देखो दीज में भी कंजिक्यूटिव रिएक्शंस, जैसे कि यहाँ पे कंजिक्यूटिव का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2 इस टाइप में कह सकते हैं, एंड वाटर पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप इन विच, मान लो अगर ऑक्सीडेशन करना है, इथेन टू CO2 की बात कर रही है, और वाटर पास हो रहा है एक सीरीज में, एक इंटरमीडिएट स्टेप की तरह, जिसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, जनरली ऐसा एग्जाम्पल दिया है। तो रिवर्स रिएक्शन, साइड रिएक्शंस अगर हम देखें, रिवर्स रिएक्शन अगर इसका देखें, जैसे नाइट्रेशन करें फिनॉल का, अगर नाइट्रेशन आप फिनॉल का करते हो ना, जो ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, फिनॉल यानी क्या होगा, बेंजीन के ऊपर OH, और उसका नाइट्रेशन करोगे, नाइट्रेशन के लिए एक रिएजेंट आता है जिसको हम बोलते हैं HNO3, ओके, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रेशन करोगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो और पैरा एक पोजीशन होती है, वो आपको देखने को मिलता है, ऑर्थो पैरा, ठीक है। मैं आपको अगर समझाऊँ इसको अगर समझने के लिए, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, ये इसका ऑर्थो पोजीशन होता है, ये इसका मेटा पोजीशन होता है, ये इसका पैरा पोजीशन होता है, क्लियर है ना। तो ये आपको पोजीशंस ध्यान रखनी है, ओके। अगर मैं फिनॉल लेती हूँ तो नाइट्रेशन करती हूँ, तो मेरा ऑर्थो मेटा पैरा पे, सॉरी ऑर्थो और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होते, इस वजह से ऑर्थो पे और पैरा पे आपको नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा। अब देखो यूनिट्स जो है रेट कांस्टेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझना, यूनिट्स हमेशा पूछते हैं और आते भी हैं। तो देखो ज़रा यूनिट्स जो है रेट कांस्टेंट की, अगर एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया था, एक जनरल इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज़ a⁴ और b⁴ वाला, याद करो, करवाया था ना मैंने, a⁴ और b⁴ वाला, जो एक जनरल इक्वेशन है। जैसे हम जनरली यहाँ पे जो इक्वेशन लेंगे वो a, ठीक है, फिर b दैट गिव c और dd ये लेंगे। इसका रेट आपको क्या लिखना है, k देखो a⁴x b⁴y ऐसे लिखोगे, ठीक है। और हम जानते हैं x + y दैट इज इक्वल टू n मतलब आपका ऑर्डर, ठीक है, इस टाइप में होता है। अब यहाँ पे अगर इसको, यहाँ पे अगर मैं k को सब्जेक्ट बनाऊँ, ये मेरा रेट कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते थे, रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते थे। तो k को सब्जेक्ट बनाओ तो मेरा क्या आएगा, रेट डिवाइड बाई a⁴x और b⁴y। देखो रेट डिवाइड बाई a⁴x और b⁴y आएगा, अगर मैं रेट कांस्टेंट k को सब्जेक्ट बनाती हूँ तो यही आएगा ना, है ना। अब इसको आप कैसे लिखोगे, आप जानते हो एक चीज़ कि कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, वो हमारा क्या होता है, रेट, है ना, इंटू वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर n। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग, दैट मीन्स पावर n यानी xy कोई भी। तो इस टाइप में हम इसको लिखेंगे, वेयर a जो है वो b के बराबर है, क्लियर, इस टाइप में a और b दोनों इक्वलाइज अभी है, ओके। तो आप जानते हो कि ऐसा यूनिट्स अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो मोल पर लीटर आएगा, ये समझना, कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज़ दी मोल पर लीटर, इस टाइप में आता है, ओके। और टाइम मतलब सेकंड्स में आएगा, टाइम का मतलब किस में लोगे आप लोग, सेकंड्स में ले लोगे। और यहाँ पे जो डिफरेंट रिएक्शन का आपको टेबल आपको देखो रेफ़र करना है बुक के अंदर, दैट इज़ 4.3 है, जिससे आप पहचान पाओगे कि आपकी रिएक्शन कौन सी हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है, किस टाइप की है। तो टेबल 4.3 में आप लोग अच्छे से गो थ्रू करना, उसमें आपको समझ में आएगा कि आप लोगों का जो रेट है, मतलब इक्वेशंस है, वो किस टाइप से बन रही है, क्लियर। देखो मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें आपको किस टाइप से रिएक्शंस में गो थ्रू करना है। आप लोग पहले देखो, रिएक्शन आपको दे के रखा है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर है मतलब ऑर्डर ज़ीरो हो गया, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो ऑर्डर आपके पास क्या होगा, दैट इज़ द ज़ीरो, ऑर्डर ज़ीरो हो गया। अब यूनिट क्या होगी इसकी, रेट कांस्टेंट की, तो हम जानते हैं कि यूनिट में देखो कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे गिवन है, मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम यानी सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर रेज टू पावर 0। ज़रा मैं एक करके बताती हूँ, अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया था उसी पर से आप जानते हो ना कि रेट क्या होता है, मोल पर लीटर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ये दोनों यूनिट लिख दी,
इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन यानी यहाँ पे क्या आएगा मोल पर लीटर, ठीक है। अब रेस टू पावर पता है मैंने n लगाया था फॉर्मूले में, तो पर ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप जीरो लिख दोगे, तो इसको आप कैलकुलेट करो तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इस टाइप में आएगा। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट बताती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जनरली क्या करेंगे, ध्यान रखो, कुछ नहीं करना, इसमें मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड इंटू 1 मोल पर लीटर रेस टू पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है इस वजह से यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। अब इसको आप कर दो तो सेकेंड इन्वर्स, ये तो पूरा कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स इसकी फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट आ जाएगी। आया समझ में। अब सेकेंड ऑर्डर की बात करती हूँ। एक होता है जीरो ऑर्डर, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में आपको कुछ नहीं करना, यही यूनिट लगानी है, मोल पर लीटर डिवाइड बाई सेकेंड इंटू 1 मोल पर लीटर। इसका पावर क्या होगा, इसका पावर हो जाएगा 2, क्लियर है ना, मतलब स्क्वायर में ले लेंगे। आया समझ में। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो होगा मोल पर लीटर मोल इन्वर्स लीटर एस इन्वर्स, इस टाइप में आंसर आ जाएगा। तो आपको ये यूनिट्स अच्छे से लर्न करनी है। एग्ज़ाम में भी मैं पूछूंगी, कोई भी यूनिट्स आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ये यूनिट अच्छे से कंफर्म पढ़ना है। आया समझ में। कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना है यूनिट्स का। अब एक लास्ट एग्जांपल है, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 4.4, वो हम देख लेते हैं। उसमें आपको क्या बोला है, ये एकदम इजी एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो उसमें आपको देखो, आपको इसमें से है ना, इसमें जो आपको थ्योरेटिकल है, यानी इसमें आपको क्या करना है कि आपको रेट इक्वेशन गिवन है और उसी में से यूनिट पर से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵। एग्जाम्पल नंबर 4.4 है, उसमें आपको रेट क्या गिवन है, रेट आपको गिवन है दैट इज़ K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ऐसा है ना, इस टाइप में। तो ये बताओ कौन सा यूनिट था। तो ये ध्यान रखो, ये जो यूनिट था इट रिप्रेजेंट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर की यूनिट थी। तो आपको समझो ज़रा, आपके पास रेट गिवन है, आपको यूनिट पर से पता करना है कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा। आया समझ में। अब इसी टाइप से जो पहला ये है और दूसरा में आपको क्या बोला है, K इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इन्वर्स, ये सेकेंड इन्वर्स यूनिट है। तो ये किसका यूनिट था, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट थी। ओके, तो इस टाइप में आप लोग किसी भी रिएक्शन का आइडेंटिफाई, किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपके पास यूनिट हो तो। क्लियर। चलो, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे ऑर्डर के साथ कि मॉलिक्यूलैरिटी कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।